नमस्कार, टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहित मल्होत्रा। आइए आपको बताते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। बिजली के मुद्दे को लेकर पंजाब के किसान संगठन मंगलवार को सड़कों पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया। किसान संगठनों का कहना है कि ये वक्त धान की फसल की सिंचाई का है, लेकिन उनको खेतों में पानी पहुंचाने के लिए बिजली नहीं मिल पा रही है। ज़्यादातर किसान अपने खेतों में लगे मोटर पंप के लिए पूरी तरह से बिजली पर निर्भर हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें बिजली की पूरी सप्लाई नहीं मिल पा रही, इसकी वजह से खेतों में सिंचाई नहीं हो पा रही और धान की फसल को पानी की आवश्यकता है। अगर हम बारिश की बात करें तो इस पूरे जून के महीने में करीब 59% कम बारिश हुई है। इस वजह से भी किसान परेशान हैं, क्योंकि धान की फसल इसी हिसाब से लगाई जाती है कि मानसून आ जाएगा और उसके बाद खेतों में प्राकृतिक तौर पर बारिश का पानी जमा हो जाएगा और धान की फसल के लिए खेतों में अपने आप ही सिंचाई हो जाएगी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया और इसी वजह से किसानों को बिजली की आवश्यकता पड़ रही है। किसानों का कहना है कि खेतों में लगे मोटर पंप चलाने के लिए उन्हें मात्र 2 से ढाई घंटे ही बिजली मिल पा रही है, जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कई बार सार्वजनिक तौर पर ये बात कह चुके हैं कि पंजाब के किसानों को 8 घंटे बिजली दी जाएगी और ये बिजली दिन के वक्त दी जाएगी ताकि किसानों को परेशान ना होना पड़े और धान की फसल की सिंचाई के लिए उनको पानी की कोई कमी ना हो और इसके लिए बिजली की जो पूरी व्यवस्था है उसको सुचारू किया जाएगा। किसान संगठनों का कहना है कि अब पंजाब सरकार अपने वादे से पलट गई है। सिर्फ 2 से ढाई घंटे ही दिन में बिजली मिल पा रही है, इस वजह से मोटर पंप नहीं चल पा रहे। जो बड़े किसान हैं उन्होंने तो डीजल के साथ जनरेटर लगाकर ऑल्टरनेट बंदोबस्त कर लिए हैं, लेकिन जो छोटे किसान हैं जिनके पास 2 से 3 एकड़ की ज़मीन है उनके लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है, क्योंकि महंगा डीजल वो अफोर्ड नहीं कर सकते और डीजल खरीदना उनके लिए काफ़ी बड़ी चुनौती है। इसी वजह से वो पूरी तरह से बिजली पर निर्भर हैं। इसी मांग को लेकर पंजाब में तमाम पावरकॉम के दफ्तरों का घेराव किया गया। किसान संगठनों ने एसडीओ, एक्सीएन समेत अन्य जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं उनके दफ्तरों का घेराव किया और पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पंजाब सरकार के लिए मांग पत्र भी अफसरों को सौंपे गए और मांग की गई कि बिजली की सुचारू व्यवस्था की जाए, किसानों को कम से कम 8 घंटे बिजली दिन में दी जाए ताकि वो अपने खेतों में पंप चलाकर सिंचाई कर सके। इसके साथ ही खेतों के अलावा जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर भी बिजली के बड़े पावर कट लग रहे हैं। भीषण गर्मी का माहौल है, तो ऐसे में जनता भी परेशान हो रही है। इसके चलते भी किसान संगठनों ने मांग उठाई कि ग्रामीण इलाकों में बिजली की व्यवस्था सुचारू की जाए। अगर कोई फॉल्ट आ जाता है, कोई तकनीकी खराबी आ जाती है तो उसके बाद बिजली के लंबे कट ना लगें और बिजली की व्यवस्था को सुचारू किया जाए। इसी मांग को लेकर पूरे पंजाब में और ख़ासतौर पर अमृतसर में जोरदार प्रदर्शन किया गया और बिजली विभाग से मांग की गई है कि बिजली की व्यवस्था को सुचारू किया जाए। अगर हम ग्रामीण इलाकों के उलट जो अर्बन इलाके हैं उनकी बात करें तो वहाँ पर भी बिजली के लंबे कट लग रहे हैं। बीते सोमवार की रात को बताया जा रहा है कि पंजाब के खरड़ इलाके में बिजली के लंबे पावर कट लगे, जिसके बाद जनता परेशान होकर सड़कों पर उतर आई और सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात को चंडीगढ़ और खरड़ जो नेशनल हाईवे है वहाँ पर ट्रैफिक को जाम कर दिया गया। करीब 2 से 3 घंटे तक लोग वहाँ पर ट्रैफिक में फंसे रहे, ट्रैफिक जाम लगा रहा। इस दौरान जनता ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद पुलिस के दखल के बाद किसी तरह से इलाके की जो बिजली है वो सुचारू की जा सकी। तो कुल मिलाकर बिजली को लेकर हाहाकार मचा है। किसान सड़कों पर हैं, आम जनता सड़कों पर हैं। हालांकि हम पूरे पंजाब की बात करें तो इस वक्त 16,400 मेगावाट से ज़्यादा बिजली की डिमांड बढ़ गई है और जब बिजली का लोड बढ़ता है तो कई तरह के फॉल्ट आ जाते हैं, लाइंस डाउन हो जाती हैं, तकनीकी खामियां आ जाती हैं। इसी वजह से बिजली के पावर कट लग रहे हैं। हालांकि पंजाब सरकार का कहना है कि भीषण गर्मी के कारण अचानक से ही जो बिजली की डिमांड है वो काफ़ी बढ़ गई है। इस वजह से ग्रामीण इलाकों के साथ ही अर्बन इलाकों में बिजली कट्स की दिक्कत आ रही है, लेकिन इसको जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। अब किसान यही उम्मीद कर रहे हैं कि उनको 8 घंटे बिजली मिले, साथ ही वो मौसम पर भी एक तरह से पूरी तरह से निर्भर हो गए हैं। उनको उम्मीद है कि जल्द ही मानसून पंजाब में दाखिल होगा, जिसके बाद उनको खेतों में सिंचाई करने के लिए जो पानी की आवश्यकता है उसकी कमी दूर हो जाएगी। पूरे पंजाब में 17 जिलों में लगभग 31 जगह के ऊपर इस तरह से चीफ पावरकॉम, एक्सीएन, एससी, एसडीओ दफ्तरों में भी धरने लगे हुए हैं। आज आप अमृतसर बॉर्डर जोन में जो 4 जिलों का बड़ा ऑफिसर है, यहाँ हजार किसानों मजदूरों का इकट्ठ देख रहे हैं आप लोग। और ये जो बिजली संकट पंजाब के अंदर जो पैदा हो गया, माहिर बोल रहे हैं भी देश में 60% मानसून अभी तक कम पड़ी है। और जो भगवंत मान सरकार बोलती थी हम लोग दिन में आपको बिजली देंगे, अभी 8 घंटे बिजली छोड़ो 4 घंटे भी नहीं पहुंच रही, 24 घंटे में भी कट लग रहे हैं। एक तो हमारी ये मांग है भी हमें 16 घंटे खेती मोटरों की सप्लाई दी जाए, 24 घंटे में कट नहीं लगना चाहिए। दूसरा, जो खट्टर साहब ने बोला था भी स्मार्ट मीटर अनिवार्य नहीं है, लेकिन वो
जो किसान मजदूर मोर्चा ने उतार के दफ्तरों में जमा कराए उसके ऊपर 10% चार्ज लगाकर हमें बिल भेजे जा रहे हैं। हमारी मांग है वो ना भेजे जाएं, ये स्मार्ट मीटर लगाए ना जाएं और पुराने मीटर हमारे घरों में लगाए जाएं। इसी के साथ साथ कोई भी मुलाजम भगवंत मान सरकार ने 5 सालों में भर्ती नहीं किया, वो भर्ती की जाए। बिजली बोर्ड का निजीकरण बंद किया जाए। पावर परचेज एग्रीमेंट भगवंत मान 54 वादा करके आया था, ये रद्द करेंगे, अभी तक नहीं हुआ। इन सब मांगों को लेकर आज का कार्यक्रम पूरे पंजाब के अंदर हो रहा है। हम भगवंत मान को चेतावनी देंगे, ये समय से आपने ये मुद्दा हल ना किया, यही आंदोलन आपको ले डूबेगा। धन्यवाद। हरियाणा के फरीदाबाद में नकली नोट छापने के एक रैकेट का खुलासा किया गया है। ये मामला फरीदाबाद के सूरजकुंड थाना क्षेत्र का है। दरअसल सूरजकुंड थाने की पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि सरोवर पोर्टिको होटल के एक कमरे में एक व्यक्ति नकली नोट छाप रहा है, जिसके बाद पुलिस की टीमों ने इस होटल पर रेड की तो कमरे के अंदर से एक विशेष तरह का नोट छापने वाला कागज़, प्रिंटिंग का सामान, प्रिंटर और अन्य उपकरण बरामद किए गए, लेकिन कमरे के अंदर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। जिसके बाद सूरजकुंड पुलिस ने इस सारे सामान को जब्त कर लिया और कमरे को सील कर दिया गया। जब होटल का रजिस्टर और रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता लगा कि विनायक झा नाम के एक व्यक्ति ने यह कमरा बुक किया था और वही व्यक्ति कमरे के अंदर नकली नोट छाप रहा था। पुलिस को मौके से 500 और 100 रुपए के नकली नोट भी बरामद हुए हैं। ये पूरी जानकारी मिलने के बाद जब विनायक झा के बारे में पुलिस ने पता किया तो पता चला कि वो फरीदाबाद के सेक्टर 17 में रहता है और नोएडा की एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में इंजीनियर है। विनायक झा के प्रोफाइल के बारे में जानकारी पता लगी है कि उसने बेंगलुरु से आईटी की पढ़ाई की और उसके बाद वो नोएडा की मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था और साथ साथ इस तरह से वो नकली नोट बनाने का काम भी साथ साथ किया करता था। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल विनायक झा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। अब हरियाणा पुलिस से पता लगाने में जुटी है कि सूरजकुंड क्षेत्र में जो पूरा नकली नोट छापने का रैकेट चल रहा था उसे क्या सिर्फ विनायक झा ही चला रहा था या उसके साथ अन्य लोग भी शामिल थे। फिलहाल एक ये बड़ी कामयाबी हरियाणा पुलिस को मिली है जिसमें नकली नोट बनाने के इस रैकेट का पर्दाफाश कर दिया गया है और इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। पंजाब में एक बार फिर से रफ्तार का कहर सामने आया है। पंजाब के होशियारपुर में सेना के एक जवान और उसके परिवार के 3 सदस्यों की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि इस सड़क हादसे में जिस कार में परिवार सवार था उस कार के भी परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि सेना का जवान रुपिंदर सिंह, जो कि होशियारपुर के अपने गांव में छुट्टियों पर आया हुआ था, वो अपने बेटे की मन्नत को पूरा करने के लिए अपने परिवार के साथ हजूर साहिब दर्शन करने के लिए अपनी बैलेनो कार से जा रहा था। लेकिन ये लोग जब जालंधर जम्मू नेशनल हाईवे पर दसूहा के पास पहुँचे तो इन लोगों ने सड़क पर एक डिवाइडर को क्रॉस करने का प्रयास किया। इसी दौरान दूसरी तरफ से एक तेज़ रफ्तार क्रेटा कार आ रही थी और इस हादसे में दोनों कारों की जोरदार टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि टक्कर में बोलेनो कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में रुपिंदर सिंह और उनके बेटे समेत उनकी पत्नी और उनकी मां की मौत हो गई है। हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी के बुरी तरह से परखच्चे उड़ गए, जिसके बाद सड़क सुरक्षा फोर्स और पंजाब पुलिस के जवानों को गाड़ी के अंदर से शवों को निकालने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। तो आए दिन हम देखते हैं कि पंजाब की सड़कों पर इस तरह से भीषण सड़क हादसे होते रहते हैं और ये हादसा भी काफ़ी दर्दनाक है जिसमें एक पूरा परिवार ही खत्म हो गया। बताया जा रहा है कि इस घटना में रुपिंदर सिंह के जो पिता हैं वो बाल बाल बच गए, क्योंकि जब ये लोग हजूर साहिब दर्शन करने के लिए निकले तो पिता ने ये कहकर जाने से मना कर दिया कि घर पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उनकी छत का लेंटर डाला जाना था। इसी वजह से पिता ने कहा कि वो घर पर ही रहकर इस काम को देखेंगे। इसी वजह से उनकी इस हादसे में जान बच गई। तो काफ़ी दर्दनाक ही हादसा हुआ है जालंधर जम्मू नेशनल हाईवे पर। इससे पहले भी हमने देखा है कि जालंधर से लेकर जो दसूहा तक का जो स्ट्रेच है वहाँ पर इसी तरह से हादसे होते रहते हैं। तेज़ रफ्तार की वजह से ही हादसे होते हैं और एक और हादसे ने अब इस परिवार को ख़त्म कर दिया है और सड़क सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हरियाणा और पंजाब में आए दिन खुले बोरवेल में बच्चों के गिरने की घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन इन घटनाओं से ना तो स्थानीय प्रशासन सबक लेता है और ना ही ऐसे लोग जो कि बोरवेल को खुदाई के बाद खुला छोड़ देते हैं। ताज़ा मामला हरियाणा के अंबाला के धनेौड़ा गांव का है, जहां पर 4 साल का निर्वीर सिंह नाम का एक बच्चा 250 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरा है। बच्चे को बचाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने एक पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। एनडीआरएफ की टीमों को मौके पर बुलाया गया है। इसके साथ ही भारतीय सेना की टीमों को भी मौके पर बुलाया गया है। हालांकि अंतिम जानकारी मिलने तक अभी तक यही पता लग पाया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। जो बोरवेल की पाइप है उसके अंदर कैमरे डालकर, ऑक्सीजन पाइप डालकर बच्चे की मूवमेंट को देखने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बच्चा बोरवेल में कितनी गहराई पर जाकर फंस गया है, इसको लेकर अब तक कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी है।
जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि अंतिम जानकारी जो मेरे पास है उसके मुताबिक ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है, जिसके तहत बच्चे को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चे के परिवार ने बताया है कि बच्चा अपने पिता के साथ खेतों में काम कर रहे अपने दादा के लिए खाना लेकर पहुंचा था और खेत के अंदर ही अपने चाचा के साथ खेल रहा था। इसी दौरान वो खेत के नज़दीक ही एक खुले पड़े बोरवेल के पास पहुंच गया और अचानक से बोरवेल के नीचे जा गिरा। ये बोरवेल करीब 250 फीट गहरा बताया जा रहा है और बोरवेल से बच्चे को निकालने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। फिलहाल एनडीआरएफ और भारतीय सेना ने पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है और सभी यही उम्मीद कर रहे हैं कि 4 साल के निर्वीर सिंह को सुरक्षित इस बोरवेल से बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन हम आए दिन ये हादसे होते देखते रहते हैं, जब पंजाब और हरियाणा में इसी तरह से खुले पड़े बोरवेल में मासूम बच्चे गिर जाते हैं और उनको बचाने के लिए एनडीआरएफ और सेना को ऑपरेशन करने पड़ते हैं। स्थानीय प्रशासन की भी लापरवाही है कि इस तरह से जो बोरवेल खोदे जाते हैं उनको कवर करके क्यों नहीं रखा जाता, इस पर कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती है। फिलहाल 4 साल के बच्चे निर्वीर सिंह को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लगातार लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि निर्वीर सिंह सुरक्षित इस बोरवेल से बाहर निकल आए और इसी उम्मीद के साथ एनडीआरएफ और सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। देखिए, अभी सुबह ये घटना 6:30 बजे की बताई जा रही है। बच्चा जो है अपने फादर से यहाँ पे खेत में आया था खाना खिलाने के लिए। बच्चा फादर सब जब थोड़ा इधर उधर थे तो उसी समय पे बच्चा खेलते खेलते बोरवेल में गिर गया। 9 इंच डायमीटर का बोरवेल है। बच्चे की उम्र 3.5-4 साल के आसपास बताई जा रही है। निर्वेर उसका नाम था। करीब 220 फीट की गहराई पे अभी वो फंसा हुआ है। एनडीआरएफ अपनी टीम के साथ में आ चुका है। स्पेशलाइज इक्विपमेंट है, अभी रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। साथ में ही आर्मी को भी रिक्विजिशन कर ली है और उनकी हैवी मशीनरी भी ऑन द स्पॉट पहुंचने वाली है। पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि बच्चे को सही सलामत बाहर निकाल लिया जाए। सर, कार्रवाई वगैरह कुछ होगी अभी फिलहाल, क्योंकि बोरवेल को बंद करने के आदेश सरकार ये भी मैंने कहा है यहाँ पे जो एसएचओ है उनको कि जिसका बोरवेल था उस पर भी कार्रवाई करे कि नेग्लिजेंस है उसकी, कि बोरवेल को ओपन छोड़ा हुआ था। अगर आप देखें कि 9 इंच का बोरवेल है, उसको ढकने के लिए कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। एक सिल्ली या फिर एक टाइल या एक बोरी जो है वही डाल के किया जा सकता था। प्रोबेबली ये सिचुएशन ना आती। मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी अपील करूंगा कि जिनके भी खेतों में बोरवेल बने हैं, क्योंकि खेतों में बच्चे भी आते ही है, तो अपनी बोरवेल को हमेशा बंद करके रखें। कोई उसमें खेलते खेलते कब दुर्घटना हो जाती है पता नहीं लगता। अभी क्या स्थिति है सर? अभी रेस्क्यू ऑपरेशन ऑन है। एनडीआरएफ अपने स्पेशलाइज इक्विपमेंट के माध्यम से बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे आम लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। शुरुआत करते हैं मनाली से, जहां पर मनालसू नाले के तेज बहाव की चपेट में आने से एक 14 वर्षीय बच्ची बह गई। बच्ची के शव को ढूंढने के लिए वहां पर रेस्क्यू टीमें लगातार ऑपरेशन चला रही हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर से आया एक परिवार मनाली के मनालसू नाले के पास घूमने के लिए गया था। इसी दौरान प्रशासन ने जो एक एडवाइजरी जारी कर रखी है कि पर्यटक नदी नालों के तेज बहाव से दूर रहें, उस गाइडलाइन को, उस एडवाइजरी को दरकिनार करते हुए ये परिवार मनालसू नाले के काफ़ी करीब पहुँच गया। ये परिवार फोटो खींचने, रील बनाने और सेल्फी लेने में व्यस्त था। इसी दौरान बताया जा रहा है कि परिवार की 14 वर्षीय बच्ची मनालसू नाले के तेज पानी के बहाव में बह गई। मौके पर मौजूद परिवार ने शोर भी मचाया, लेकिन इस दौरान बच्ची पानी के तेज बहाव के साथ बह गई, जिसके बाद मौके पर स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू टीमों को बुलाया है और फिलहाल बच्ची के शव को तलाशा जा रहा है। बच्ची के बचने की उम्मीद बिल्कुल ही कम है। एक और घटना मनाली लेह राजमार्ग पर सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि मयाड़ और उदयपुर घाटी का संपर्क आपस में कट गया है। ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं, इसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। नदी नालों में लगातार पानी और मलबा आ रहा है। इसी वजह से मयाड़ और उदयपुर घाटी के बीच के जो पुल हैं, जो संपर्क मार्ग हैं, वो पानी के तेज बहाव में बह चुके हैं। वहाँ पर काफ़ी मलबा आ चुका है, काफ़ी पुल ढह चुके हैं। इस वजह से जो कनेक्टिविटी है वो बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जिसकी वजह से मयाड़ और उदयपुर घाटी के जो आसपास के गाँव हैं उनके लिए आपस में संपर्क करना, कनेक्टिविटी को बहाल करना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। इसके साथ ही लाहौल से भी खबर सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि मयाड़ जो घाटी है वहां पर ग्लेशियर पिघलने के बाद काफ़ी जो नाले हैं वो उफान पर आ गए हैं, जिसकी वजह से हाईवे पर भी मलबा आ गया है। हाईवे पर लैंडस्लाइड की आशंका भी बनी हुई है। हालांकि एक बड़ी बात यह है कि अभी मनाली और आसपास के इलाकों में मानसून नहीं पहुंचा है, लेकिन उससे पहले ही मनाली लेह राजमार्ग पर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जो कि चिंता बढ़ा देने वाली हैं। स्थानीय प्रशासन लगातार अलर्ट जारी कर रहा है,
आम जन जो खास तौर पे दूसरे राज्यों से आए हुए हैं, जो पर्यटक हैं, उनको बताया जा रहा है कि भले ही बारिश ना हो रही हो, लेकिन ग्लेशियर पिघलने की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, उनमें लगातार पानी और मलबा ग्लेशियर से आ रहा है, जिसकी वजह से उन नदी नालों के पानी का बहाव काफ़ी तेज़ हो चुका है। लेकिन इस एडवाइजरी को पर्यटक दरकिनार कर देते हैं। मनाली के मनालसू नाले में हुई घटना इसी बात का उदाहरण है कि कैसे पर्यटकों के लिए जो एडवाइजरी जारी की गई थी कि वो पानी के तेज़ बहाव से दूर रहें, उसको दरकिनार करके ये परिवार इतना नज़दीक इस नाले के बहाव के पास पहुंच गया कि बच्ची इस पानी के तेज़ बहाव में बह चुकी है। तो ये घटनाएं फिलहाल चिंता बढ़ाने वाली हैं। अभी मॉनसून ठीक तरीके से हिमाचल प्रदेश में दाखिल भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही गर्मी की वजह से जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं उसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं और इस तरह की घटनाएं लगातार खासतौर पे मनाली और लेह राजमार्ग और लाहौल की जो घाटी है उसके आसपास के इलाकों में सामने आ रही हैं। तो ये थी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की अन्य तमाम बड़ी खबरों के लिए TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।